गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। चलिए सारे बच्चे अपनी होम साइंस की बुक निकालेंगे। चैप्टर निकालिए 2, गृह अर्थव्यवस्था, पारिवारिक आय, व्यय एवं बचत। ठीक है, इसके मैंने आपको बचत के बारे में बताया था और डाकखाना हम लोगों ने पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे बैंक। ठीक है, बैंक के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको ऑप्शन बताए थे। तो बैंक में देखिए क्या है, बैंक एक मुख्य वित्तीय एवं व्यावसायिक जो है संस्था होती है ना। तो उसमें जो है जो धन के लेन देन का कार्य ऊंचे स्तर पर करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, डाकखाना जो है वो बैंक से थोड़ा सा निचले स्तर का होता है और बैंक जो होती है वो ऊंचे स्तर की होती है। ये संस्थाएं कुछ संगठित करती हैं, जैसे कि उनके सारे देश में एक जाल बिछा हुआ है। बैंकें जो है हर जगह हैं, पूरे देश में या फिर बाहर हर जगह उनका एक जाल बिछा होता है और एक दूसरे से, यानी कि कह सकते हैं कि एक बैंक, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है तो वो आपको हर सिटी में मिल जाएगी, है ना। तो उनकी जो ब्रांच है वो हर जगह है। ठीक है, तो इसकी जो आवश्यकता कुछ बताई गई है, जैसे कि तो क्या है, देखिए आवश्यकता के समय बैंकों में जो है धन जो सरलता से निकाला जा सकता है और बैंक में जमा धनराशि पर ब्याज भी मिलता है। आप जो पैसे बैंक में जमा करते हो तो उसका आपको अच्छा ब्याज भी मिलता है। फिर क्या है, बचत की धनराशि को सुरक्षित रखना। जो आपके जो पैसे उसमें जमा होते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बैंक की होती है कि वो आपके पैसे उसमें जो है सुरक्षित हैं। ठीक है, अब पारिवारिक बचत के संदर्भ में अगर कहा जाए तो बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कुछ योजनाएं होती हैं जो कि बैंक हमें उपलब्ध कराती है। तो वह योजनाएं कौन कौन सी होती हैं तो उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए सबसे पहला है आपका बचत खाता योजना। बचत खाता योजना में बैंकों द्वारा पारिवारिक बचतों के सुरक्षित विनियोग के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ या फिर हम कहें लोकप्रिय बचत खाता योजना है। ये कैसे है, इसमें कोई भी व्यक्ति अकेले अपने नाम से जो है, अकेले अपने नाम से, संयुक्त नाम से, अपने बच्चों के नाम से किसी भी बैंक में बचत खाता खोल सकता है। ठीक है, और ये खाता जो है 500 रुपये से खोला जाता है। अब इस खाते में आप अपनी इच्छा के अनुसार धन को जो है जमा कर सकते हैं कि आप पे जितने पैसे आपके पास इकट्ठे हो रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपने पैसे उसमें जमा कर सकते हैं। फिर अपनी इच्छा अनुसार जो है उसको कभी भी आप निकाल सकते हैं। इस पर जो है जो आपके पैसे इकट्ठे होते हैं, आप जो अपनी बचत उस पर इकट्ठी करते हैं उसमें आपको जो है 5% ब्याज मिलता है। यानी कि आपके पैसे अगर उसमें पड़े हुए हैं तो आपको जितने आपके पैसे होंगे उस हिसाब से आपको 5% उस पर ब्याज मिलेगा। खाते से रुपया निकालते समय जो है 500 रुपये शेष रहने चाहिए। अब ऐसा है जैसे कि आपने पैसे इकट्ठे किए और आपको पैसे निकालने की ज़रूरत है तो आपको कम से कम उससे 500 रुपये अपने छोड़ने होंगे। ठीक है, 500 से कम नहीं, 500 रुपये आपको उसमें शेष जाने की छोड़ने होंगे अपने खाते में। बचत खाते जो है सामान्य रूप से सप्ताह में 3 बार और वर्ष में 150 बार धन निकालने की छूट देता है। आप जो है अपने बचत खाते से हफ्ते में 3 बार पैसे निकाल सकते हैं और अगर हम बात करें पूरे साल की तो पूरे साल में हम 150 बार जो है धन को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस खाते में जमा धनराशि पर निर्धारित दर से ब्याज दिया जाता है। जितनी आपकी ज़्यादा धनराशि होगी उतना आपको ब्याज मिलेगा, है ना, उसके हिसाब से दिया जाता है। समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस दर में साधारण परिवर्तन भी होते रहते हैं, जैसे कि टाइम में कोई परिवर्तन भी इसमें होता है। अब दूसरी बात करते हैं चालू खाता योजना। चालू खाता योजना क्या होती है, बैंकों द्वारा ग्राहकों को एक अन्य प्रकार की जमा योजना की सुविधा दी जाती है। इस योजना का नाम है चालू खाता योजना। इसमें जो है रुपया प्रतिदिन जमा करने और प्रतिदिन निकालने का प्रावधान होता है, यानी कि आप रोज़ जमा कर सकते हो और रोज़ निकाल सकते हो। इस प्रकार के खाते में बड़े से बड़ा व्यापारी अपना रुपया जमा कर सकता है। ठीक है, और जितना चाहे निकाल सकता है, परंतु इस खाते में जो होती है कोई भी ब्याज की दर नहीं होती। इसमें आपके चाहे कितना भी पैसा पड़ा हो, ठीक है, आप उसमें डेली लेन देन कर रहे हो, लेकिन इसमें आपको कोई भी जो है ब्याज नहीं मिलता है। ये साधारण व्यक्ति के लिए इस खाते का कोई महत्व नहीं होता है। ये रुपया चेक द्वारा भी निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको बड़ी रकम निकालनी है तो आप चेक के द्वारा भी निकाल सकते हो।
अब हम बात करते हैं, देखिए बैंक के चालू खाते और बचत खाते में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो अंतर के बारे में जानते हैं जो बैंक में खोले जाते हैं। तो चालू खाता जो होता है, मैं ऊपर आ जाती हूँ। चालू खाता जो होता है वो व्यापारिक लेन देन के लिए खोला जाता है, क्योंकि जो व्यापार जो लोग बिजनेस करते हैं या व्यापार करते हैं तो उनको जो है पैसा डेली लेन देना, किसी को देना है और अपना लिया अकाउंट तो आपका उनका डेली का चलता है। तो मेन जो चालू खाता होता है वो व्यापारिक लोगों के लिए होता है। ठीक है, बचत खाता मुख्य रूप से व्यक्तिगत एवं पारिवारिक बचत के लिए खोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है हम लोगों का फ़ायदा होता है, क्योंकि हम जैसे जैसे अपनी सेविंग को जोड़ते हैं तो उसमें हमें ब्याज मिलता है, हमारा धन जो है बढ़ता है। दूसरा देखिए, चालू खाता जो है जमा धन पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देता, बल्कि खातादारी से कुछ सेवा शुल्क और लेता है। ठीक है, इसमें जो है कुछ जो है जिसका अकाउंट है उससे कुछ पैसे भी लिए जाते हैं। और बचत खाते में जमा धन पर निर्धारित दर से ब्याज मिलता है। फिर आपका चालू खाते से दिन में जितनी बार चाहे धन आप निकाल सकते हैं, लेकिन बचत खाते से ये निश्चित संख्या में धन निकाला जाता है। ऐसे ही केवल व्यक्ति ही खाता खोल सकता है। कौन सा? चालू खाता जो है कोई जब व्यक्ति यानी कि 18 वर्ष का या 18 वर्ष से ऊपर का होगा तो वही खोल सकता है। लेकिन जो आपका बचत खाता है इसमें जो है व्यक्ति अपने संरक्षक के साथ, मान लीजिए आपके बच्चे हैं जो कि अभी 18 साल के नहीं हुए हैं और वे कम के हैं, तो वे अपने संरक्षक यानी कि अपने माता पिता या फिर जो व्यक्ति हैं उनके परिवार में दादा दादी किसी के साथ भी संयुक्त रूप से अपने अकाउंट को खोल सकते हैं। फिर आपका इसमें समस्त भुगतान चेक के माध्यम से दिए जाते हैं। जो चालू खाता होता है इसमें जो भुगतान दिया जाता है वो चेक के माध्यम से किया जाता है। और बचत खाते में क्या होता है, ग्राहक इसमें चेक द्वारा भी भुगतान कर सकता है और वैसे भी कर सकता है, यानी कि दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, फिर है हमारा बैंक के इन दोनों मुख्य खातों के संदर्भ में जो आपको है एक पासबुक और एक चेक बुक का उल्लेख है। इन दोनों का विस्तार हम बताते हैं। देखिए पासबुक क्या होती है और चेक बुक क्या होती है। तो पासबुक जो है बैंक द्वारा प्रत्येक खातेदारी को, जो जिसने अकाउंट खोला है, जिसका अकाउंट होता है, ठीक है, तो उसको खाताधारी कहते हैं, तो उस खाताधारी को दी जाती है। और तो ये कि एक छोटी सी पुस्तिका की तरह होती है, पासबुक होती है, आप लोगों ने देखा होगा, छोटी सी होती है। इस पुस्तिका के खातेदार का जो विवरण जो है उसमें दिया होता है, पता लिखा होता है, उसका फ़ोटो लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं वो होता है, कब उसने किस डेट पे पैसे डाले, कब उसने किस डेट पे पैसे निकाले, ये सारा विवरण जो है उसकी पासबुक में होता है। ठीक है, उसकी पूरी वास्तविक जानकारी होती है। अब चेकबुक क्या होता है बच्चों? चेकबुक जो है, चेकबुक भी बैंक द्वारा खातादारी को दी जाती है। ये कुछ चेक प्रपत्रों का एक पैकेट होता है, वो थोड़ा सा आपका जो है करीब इतना लंबा सी चेकबुक होती है, पतली सी होती है। ठीक है, उस चेकबुक में बैंक से रुपया निकालने के लिए चेक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई बड़ी रकम निकालनी है तो आप क्या करेंगे, तो आप उसको चेकबुक का प्रयोग करेंगे और उस पर अपनी नंबर, चेक का एक नंबर पड़ा होता है जो कि चेकबुक पे पहले से छपा हुआ होता है। प्रत्येक चेक पर खातादारी यथास्थान अपने खाते का नंबर लिख सकता है ना, और चेक के माध्यम से धन निकालने के लिए चेक को जो है पूरा विधिवत, जो जो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं उन ऑप्शन को विधिवत भरा जाता है और अपने हस्ताक्षर करे जाते हैं, जो कि आपने अपने बैंक अकाउंट में खोलते समय हस्ताक्षर किए थे, वही हस्ताक्षर आपको अपने चेकबुक पे करने होते हैं। तो सभी तथ्यों की जांच करने के बाद जब आप उस चेकबुक को बैंक में जमा करने जाते हैं तो बैंक में जो आपके जो ऑफिसर होते हैं वो उसको चेक करते हैं। ठीक है, और अगर वो सब बिल्कुल राइट होता है तो आपको चेक बैंक द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। अब सामान्य रूप से जो है बैंकों द्वारा 4 प्रकार के चेकों की सुविधा होती है। ठीक है, तो 4 प्रकार के चेक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा वाहक चेक। वाहक चेक क्या होता है? ये साधारण प्रकार का एक चेक होता है। इस चेक के द्वारा खातादारी स्वयं अथवा किसी वाहक द्वारा बैंक से धन निकाल सकता है। जैसे कि हम खुद नहीं जा सकते तो हम अपना सिग्नेचर करके और अमाउंट भर के उस चेक को किसी पर्सन को दे देंगे, ठीक है, कि भाई आप निकाल लेना, तो आप उसको निकाल सकते हैं, वाहक चेक कहलाता है। तो इस चेक के बदले में धन का नकद भुगतान जो है संबंधित व्यक्ति को तुरंत कर दिया जाता है। भुगतान करने के लिए खातादारी की चेक पर किए गए हस्ताक्षर का मिलान किया जाता है और नमूने के हस्ताक्षर जो है किए जाते हैं। ठीक है, फिर है आपका रेखांकित चेक। अब आपका रेखांकित चेक क्या होता है? हाँ, रेखांकित चेक है आपका, ये द्वितीय प्रकार का चेक होता है। ठीक है,
इसके माध्यम से बैंक से नकद प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये चेक जिस व्यक्ति के नाम पर अंकित होता है उस व्यक्ति के बैंक खाते में चेक की धनराशि को जमा कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, चेक को रेखांकित करने के लिए चेक पर बाईं और ऊपरी भाग पर 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं और रेखांकित चेक को देने से किसी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो प्रमाण होता है वो पक्का होता है। तो धन का भुगतान जो है अमुक व्यक्ति को किया गया है, ये सारी विवरण उसमें दिया होता है। फिर आपका यात्री चेक, बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर 3 प्रकार के चेक के यात्री चेक कहा जाता है, यानी कि तृतीय प्रकार के तीसरे नंबर का जो चेक होता है उसको यात्री चेक कहते हैं। तो ये यात्री चेक में क्या होता है, चेक यात्रा के समय उपयोग होता है। मान लीजिए आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, उस समय ये चेक का उपयोग आप कर सकते हैं। इस चेक के यात्रा के समय ले जाने पर धन के चुराए जाने या खो जाने की आशंका नहीं रहती है। जैसे कि अभी हम लोग जाते हैं, पैसा कहीं बाहर लंबा जाते हैं तो हम पैसे रख के ले जाते हैं, तो बहुत से चोर जो है वो जेब काट लेते हैं, बैग काट लेते हैं या फिर चोरी कर लेते हैं, चैन खींच लेते हैं, किसी भी तरीके से हमारे पास पैसा निकल जाता है। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए चेक होता है यात्रा करते समय, तो इससे इन सब की आशंका नहीं रहती है। यात्री चेक को किसी भी नगर में संबंधित बैंक की शाखा से भुना सकते हैं। ठीक है, जिस बैंक का आपका चेक है तो उस बैंक की शाखा में आप जाकर जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आप उसको भुना सकते हो। फिर आपका उपहार चेक, उपहार चेक क्या होता है, आजकल विभिन्न बैंकों द्वारा उपहार चेक भी ग्राहकों को उपलब्ध होते हैं। ये चेक जो है अपने मित्रों एवं प्रियजनों को किसी उत्सव संस्कार के अवसर पर भेंट देते हैं। जैसे कि हम गिफ्ट देते हैं, पैसे लिफाफे में बंद करके देते हैं, ठीक है, तो वैसे ही ये चेक होता है उपहार के रूप में दिया जाता है। यह रूप से सामान्य 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये के धनराशि का होता है। फिर आपका ट्रैवलर चेक, ट्रैवलर चेक क्या है आपका, ट्रैवलर चेक यात्री के चेक यात्रा के समय उपयोगी होता है। इस प्रकार के चेक यात्रा के समय ले जाने पर धन के चुराए जाने या खो जाने की आशंका नहीं रहती। अब आते हैं हम तीसरे खाते पर। तीसरा खाता कौन सा है हमारा, निश्चित अवधि का खाता। निश्चित अवधि का खाता बैंकों में खोले जाने वाले एक अन्य प्रकार के खाते को निश्चित अवधि का खाता या सावधि जमा खाता भी कहते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये इस खाते में व्यक्तिगत एवं पारिवारिक बचतों को जमा करना विशेष रूप से लाभदायक होता है। इस खाते में निश्चित अवधि के लिए धन जमा किया जाता है, यानी कि आप उसको बार बार निकाल नहीं सकते, ठीक है, तो एक निश्चित अवधि के लिए आप अपने धन को जमा कर देंगे। इस अवधि में 30 दिन से लेकर अनेक वर्षों तक कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपने 1 महीने की, 2 महीने की या फिर 5 साल की या फिर 6 साल के वर्षों का जो किया है, ठीक है। इस खाते में जमा धन पर ब्याज की दर जमा अवधि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। जितने ज़्यादा पैसे आप निश्चित अवधि के लिए करेंगे उस हिसाब से आपको उसको ब्याज दर मिलेगी। वर्तमान नियमों के अनुसार अगर हम कहें तो वो ब्याज की अधिकतम दर जो है 9% वार्षिक है, यानी कि साल में 9% आपको ब्याज मिलता है, जितने आपके पैसे हैं उस हिसाब से। ब्याज की दरों में समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशनों पर जो है परिवर्तन भी होता है। फिर हमारा संचयी सावधि जमा खाता, ये क्या होता है, बैंकों द्वारा संचालित एक अन्य बचत विनियोजन योजना को संचयी सावधि जमा खाता कहते हैं, ठीक है। तो ये बचत योजना भी पारिवारिक बचत के विनियोग के लिए एक विशेष लाभदायक होती है। इस योजना के अंतर्गत जमाकर्ता को निश्चित अवधि तक प्रति माह तक निश्चित धनराशि अपने खाते में जमा करनी होती है, ठीक है। जैसे कि आपने 500 रुपये का आपने ये खुलवाया अपना संचयी सावधि, तो आपको हर महीने 500 रुपये उसको जमा करनी है, ठीक है, बैंक को। फिर उसके बाद में इस योजना के अंतर्गत जमाकर्ता को निश्चित अवधि तक, मान लीजिए 3 साल तक आपको 500 करनी है, ठीक है। फिर जमा की जाने वाली राशि या जमा करने की अवधि कुछ भी हो सकती है, वो आपके खाते के ऊपर है कि आपने कब तक का रखा है, कि आप 3 साल तक जमा करेंगे कि 5 साल तक जमा करेंगे उस राशि को, उस हिसाब से होता है। इस खाते में जमा धन पर भी ब्याज दिया जाता है और निश्चित अवधि तथा सभी किस्तों के जमा हो जाने के उपरांत, यानी कि आपने 3 साल तक, फॉर एग्जाम्पल 3 साल तक आपने 500 रुपये जमा करे, यानी कि किस्तों के रूप में हर महीने, तो आपकी जो सारी किस्तें जमा हो जाएंगी, उसके बाद आपकी जो कुल धनराशि होगी उसको ब्याज सहित जमाकर्ता को मिलता है, ठीक है। अब गृहिणियों में बच्चों के लिए एक अच्छी योजना होती है। इस योजना के अंतर्गत की गई अल्प बचत एक समय पर बड़ी धनराशि बन जाती है। अब अगर हम कहें तो फिर है आपका जमा किया हुआ धन सुरक्षित रहता है। कैसे, इसके कुछ लाभ होते हैं। आजकल प्रायः सभी बैंक राष्ट्रीयकृत हो गए हैं। इस स्थिति में किसी भी बैंक में जमा धन जो है सुरक्षित रहता है। अब बैंकों के असफल यानी फेल होने या दिवाली होने की कोई आशंका नहीं होती है।
ब्याज की प्राप्ति देखिए, बैंक में विनियोग की गई पारिवारिक बचत समुचित ब्याज मिलता है। इस प्रकार परिवार द्वारा दी गई निरंतर जो है बचत में निरंतर वृद्धि होती है। धन निकालने का निरंतर भेजने की सुविधा भी मिलती है हम लोगों को, है ना, धन निकालने की और उसको अलग अलग सब जगह भेजने की भी सुविधा मिलती है। हम घर बैठे भी, अब तो बहुत सारी ऐप्स चल गई हैं बच्चों, जिससे कि हम घर बैठे भी अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी दूसरे के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो सुविधा, लेकिन नियम से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी बैंक की वजह से ये सुविधाएं हमें उपलब्ध हुई हैं। और अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपनी किसी भी अन्य बैंक में स्थानांतरित भी हम अपने खाते को करा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा था बैंक के बारे में। अब हमारे 2 टॉपिक हो गए, डाकखाना और बैंक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं होमवर्क की। अब आप लोग को होमवर्क में क्या करना है, ये देखिए अति लघु क्वेश्चन है, मैंने टिक लगा दिए, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, क्योंकि आप लोग क्या है 10th क्लास में, आप लोग अभी जितना डीपली चैप्टर को पढ़ेंगे उतना ही आपको याद होगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो अति लघु क्वेश्चन आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे उनके आंसर। तो आपको क्या करना है, अति लघु क्वेश्चन जो मैंने टिक लगाए हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं अपनी कॉपी में लिखने हैं। डेट डालनी है, चैप्टर का नंबर डालना है और चैप्टर का नाम डालना है, हेडिंग डालना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में 1 by 1 क्वेश्चन और उसके आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है। और ये है आपके वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न, ये आपको अपनी बुक में करने हैं, ये आपको कॉपी में नहीं करने हैं। सिर्फ अति लघु क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अपनी कॉपी में करने हैं, बुक में करने हैं। ये देखिए, ठीक है, इनके आंसर सामने ही है, बस आपके पास ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा सही होगा। क्योंकि जब मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया है तो आई होप आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन तो अपने आप से ही याद हो गए होंगे, जैसे कि वाहक चेक किसे कहते हैं, चेक बुक की सुविधा से हमें क्या लाभ होता है ना, डाकखाने की बचत की योजनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये सब आपको नॉर्मली याद भी हो गए होंगे। और एक बार आप चैप्टर को रीड करोगे जितना मैंने आपको पढ़ाया है, तो वो भी आपको सारी चीज़ें आंसर आपको मिल जाएंगे। तो सारे बच्चे अपने काम को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, आपके टेस्ट होने वाले हैं, इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक बुक को नहीं लिया है वो जल्द से जल्द अपनी बुक को लेंगे। भाई आपका 10th है तो पढ़ाई तो आपको अच्छे से करनी ही है ना, तो इसीलिए इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।